जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, साथ ही साथ स्वस्थ होंगे। तो बेसिकली आज का ये जो वीडियो है ये उन सभी बच्चों के लिए जो क्लास 9th में स्टडी कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो आपका 19 सितंबर का यानी कि परसों का डेट में जो आपका वीकली टेस्ट होने वाला है, उसके लिए जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं ये वीडियो उन्हीं के लिए है। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जो आपका 19 सितंबर को जो आपका साइंस का क्लास 9 के साइंस का जो आपका टेस्ट होगा ना, उसके लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट उस एग्जाम में पूछे जाने वाले सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चन सिर्फ आपका वीकली टेस्ट में ही नहीं, आपका मेन जो एग्जाम होगा उसमें भी जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। और जैसा कि मैं हर वीडियो में बता देता हूँ, इस वीडियो में भी बता देता हूँ कि ये सभी क्वेश्चंस आपका जो परमाणु की संरचना वाला जो चैप्टर है ना क्लास 9th के साइंस में, उससे पिकअप किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करेंगे, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। आज थोड़ा क्वेश्चंस का कंटेंट ज्यादा है, यानी कि ज्यादा क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूं, तो हो सकता है थोड़ा सा वीडियो लंबा बने, तो भाई साहब एंड तक बने रहिएगा। क्वेश्चंस ज्यादा है परंतु सभी वैल्यूएबल क्वेश्चंस है, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न आपके पास है, हाँ पहला प्रश्न है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू हो रहा है, तो क्वेश्चन नंबर पे ध्यान मत दीजिएगा, सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, ठीक है। लिखा है कि परमाणु केंद्र की खोज किसने की? तो सबको पता है परमाणु केंद्र की खोज रदरफोर्ड ने किया था। उन्होंने एक गोल्ड फॉइल का एक एक्सपेरिमेंट किया था, जो कि आप लोग आराम से बहुत अच्छे से विस्तार में 11-12 में पढ़ोगे, ठीक है। चलिए 8 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। लिखा है प्रोटॉन पर कितने इकाई का आवेश माना जाता है? तो याद रखिएगा एक प्रोटॉन पर एक इकाई का आवेश माना जाता है, तो इसलिए 1 नंबर के में जो एक इकाई ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया। लिखा कि किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किया जाता है? अब समस्थानिक क्या होता है ये आपको वीडियो में लास्ट के टाइम पे पता चले, क्योंकि समस्थानिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो उस टाइम पे मैंने आपको सर अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूरेनियम, क्योंकि यूरेनियम का एक समस्थानिक होता है U-235, ठीक है। U-235 ये एक ऐसा समस्थानिक है यूरेनियम का जिसका उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए 10 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। लिखा है यहाँ पे ऋण आवेशित कण को क्या कहते हैं? तो ऋण आवेशित कण को हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और जो धन आवेशित कण होता है उसको हम लोग प्रोटॉन कहते हैं, और जो कोई चार्ज नहीं होता जिसमें, यानी कि जो न्यूट्रल होता है, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, उस कण को हम लोग न्यूट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। याद रखिएगा बात। चलिए 11 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। लिखा है क्लोरीन के सबसे बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इस तत्व की संयोजकता होगी। देखो सबसे पहली बात, सबसे बाहरी कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं, परंतु यहाँ पे संयोजकता पूछी है, ठीक है। तो याद रखिएगा मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में भी आपको बताया था, अगर बाहरी कक्ष में 1, 2, 3 और 4 इलेक्ट्रॉन हो तो यही आपका संयोजकता होता है, ठीक है। अगर 4 है तो 4 संयोजकता होगा, 3 अगर बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन है तो 3 होगा, 2 है तो 2 होगा, 1 है तो 1 रहेगा। लेकिन जैसे ही 1, 2, 3, 4 के अलावा 5 हो जाए या 6 हो जाए या 7 हो जाए या 8 हो जाए तो गेम चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर 5 हो जाए तो उसकी संयोजकता कितनी होगी? 5 नहीं होगी, उसकी संयोजकता 3 होगी। पूछो क्यों? क्योंकि सबसे बाहरी कक्ष में 8 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। अब 8 इलेक्ट्रॉन अगर बाहरी कक्षा में आ सकते हैं तो उसमें से अगर सिर्फ आपका 5 ही घट कितना रहा है और 3 घट रहा है 8 होने के लिए, तो भाई साहब यहाँ पे होता यूं है कि ये 5 इलेक्ट्रॉन किसी को देने से अच्छा होगा कि किसी से 3 इलेक्ट्रॉन ले ले, तो इसीलिए 5 ना संयोजकता बोलकर हम इसको क्या बोलते हैं कि 3 संयोजकता है। तो कहीं भी बाहरी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन रहे तो उसकी संयोजकता कितनी होगी? 3 होगी, ना कि 5। अगर 6 है तो कितनी होगी? 6 है तो ये 6 नहीं होगी संयोजकता, इसकी संयोजकता कितनी होगी? 8 में 6 को घटा दो यानी कि 2, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन किसी को देने से अच्छा है कि 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, तो इसीलिए इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। उसी प्रकार से अगर 7 हो तो इसकी संयोजकता 7 नहीं 1 होगी, क्योंकि इसको अगर कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये टोटल मिलाकर 8 हो जाएगा और पूरा स्टक फिल हो जाएगा। अब किसी की संयोजकता अगर 8 है, मतलब अगर बाहरी कक्ष में 8 है, तो भाई साहब इसको मैं क्या बोलूं, क्योंकि बाहरी कक्षा में 8 है यानी कि वो पूरी तरह से फुलफिल है, तो यहाँ संयोजकता का बात ही नहीं है, 0 समझ लो, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे अगर आपका 5 रहे तो इसकी संयोजकता 3 होगी, 6 रहे तो 2 होगा और 7 रहे तो 1 रहेगा, ठीक है। और यदि अगर आपका 1 है तो उसकी संयोजकता 1 ही होगी, 2 रहे तो 2 होगी, 3 होगा तो 3 ही होगी और 4 होगा तो 4 ही होगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बताइए, अगर किसी कक्षा के बाहरी इलेक्ट्रॉन में बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संख्या कितनी होगी? 1 होगी। तो ए नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 12 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। लेकिन परमाणु की प्रकृति कैसी होती है? सबको पता है, उदासीन होता है। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, जिस कारण से पॉजिटिव नेगेटिव कट के लास्टली 0 हो जाता है। ठीक है, तो उदासीन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ है कि C14 और नीचे में 6 है, तो तत्व की परमाणु संख्या है। तो जो नीचे लिखा हुआ होता है ना उसको परमाणु संख्या बोलते हैं, यानी कि यहाँ C क्या होता है? कार्बन होता है, तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 होगी। और जो ऊपर में होता है इसको हम लोग परमाणु भार बोलते हैं, जिसको द्रव्यमान संख्या भी बोला जाता है। ठीक है, एटॉमिक मास, और नीचे वाला एटॉमिक वेट, सॉरी एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे जो ऊपर वाला जो 14 हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? द्रव्यमान संख्या हो जाएगा, और नीचे वाला परमाणु संख्या। तो बेसिकली आपका 6 ही इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि C14 6 में आपका 6 ही क्या हो जाएगा? परमाणु की संख्या होगी। तो यानी कि आपके पास ऑप्शन नंबर ए में जो 6 दिख रहा है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर के प्रश्न पर आते लिखा है कि तत्व हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही खतरनाक वाला प्रश्न है। तो इसका आंसर 0 हो जाएगा, क्योंकि परमाणु में न्यूट्रॉन मतलब हाइड्रोजन के परमाणु में या फिर बोलो कि हाइड्रोजन तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होता है। याद रखिएगा मेरा बात। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होती है, तो जिस कारण से उसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन ही हो पाता है नाभिक में। सीधा सीधी बात है। अगर न्यूट्रॉन अगर 1 और आ जाए तो नाभिक में आपका क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो इसमें इसका 1 बनाने के लिए फिर बोले कि सबको पता है कि परमाणु संख्या इसका 1 ही होता है। अगर न्यूट्रॉन अगर आ जाए इसके नाभिक में तो भाई साहब और एक ऐड हो जाएगा। अब जब एक और एक ऐड हो जाएगा तो इसका 2 ना हो जाएगा जी, या फिर उससे ज्यादा हो जाएगा। तो जिस कारण से इसका क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन की संख्या इसमें 0 ही होती है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो पूरे सारे के सारे 118 में से एक हाइड्रोजन ही ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है। फिर बोलो कि इसमें न्यूट्रॉन की संख्या नहीं होती है। चलिए 20 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। देखा कि यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है और प्रोटॉनों की संख्या भी 8 है, तब परमाणु की परमाणु संख्या क्या होगी? तो याद रखिएगा, तत्व में जितने भी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होती है उतना ही उसका परमाणु संख्या होता है। ठीक है, तो इसीलिए आपके पास प्रोटॉनों की संख्या अगर 8 है तो इसका कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और चूंकि परमाणु उदासीन जब होता है तो जिस कारण से जितना प्रोटॉन होता है जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन भी होता है। यानी कि अगर 8 गो प्रोटॉन है तो न्यूट्रॉन भी 8 होगा, तब ना जाके वो प्लस माइनस आपस में कट के उसको न्यूट्रल यानी उदासीन बनाएगा। इसीलिए जनरली परमाणु में जितना प्रोटॉन होता है उतना ही न्यूट्रॉन भी होता है। याद रखिएगा बात। अब यहाँ पे देख लो, आपके पास दिया हुआ है H11, H21 और H31 दिया हुआ है। तीनों किस तत्व के समस्थानिक है? सबको दिख रहा है बीच में H, और H किसका होता है? हाइड्रोजन का होता है। इसलिए आपके पास ये नंबर का ऑप्शन हाइड्रोजन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते लिखा है कि ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 है, इसके बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता होगी। सबको पता है कि K कक्ष में 2 होता है, L कक्ष में आपका 8 होता है। तो इधर देख लो आपके पास कितना हो गया? आपके पास 8 2 10 होता है। लेकिन चूंकि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन बोला, और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या मोटे 8 ही होता है, जिस कारण से K में तो 2 ले लिया, L आपका पूरी तरह से भर नहीं पाता, क्योंकि इसमें अगर 2 ले लिया तो बचा और कितना ऑक्सीजन के पास? और सिर्फ 6 ही बचा, तब ना 2 और 6 मिला के 8 होगा। तो यहाँ पे L कक्ष पूरा भरता नहीं, यहाँ पे आपके पास 6 हो जाता है। तो L कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। वही चीज यहाँ पे लिखा है कि बाहरी कक्षा, यहाँ पे चूंकि L ही है तो वही चीज यहाँ पे लिखा है कि बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? जब 6 होता है तब उसकी संयोजकता कितनी होती है? 6 नहीं होती है। कितनी होती है? 2 होती है। तो उसके पास C नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 23 नंबर के प्रश्न पर आते हैं, जो कि नेक्स्ट प्रश्न हमारा लिखा है कि परमाणुओं के विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण के लिए प्रस्तुत किए गए नियम किस नाम से जाने जाते हैं? तो फिलहाल अभी याद रख लो, बोर बरी स्कीम के नाम से जाना जाता है। 1 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पीछे आपको देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है, सब्जेक्टिव में, इसी वीडियो में। नेक्स्ट प्रश्न लिखा है कि एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं, तो कोई अगर तत्व है तो उसके समस्थानिक में क्या होता है? न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग हो सकती है, बाकी जो उसका प्रोटॉन होता है उसके प्रोटॉन बोलो या इलेक्ट्रॉन बोलो उसकी संख्या समान ही होती है, ठीक है। परंतु मेजरली इलेक्ट्रॉन हो सकते इधर हो जाए, परंतु प्रोटॉन की संख्या एकदम समान ही होगा, ठीक है, याद रखिएगा बात। क्योंकि जो आपके पास समस्थानिक होता है और जो संभारिक होता है उसके बारे में अभी आप लोग थोड़ी देर बात पढ़ोगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी बता के मैं झूठ मूठ का वीडियो लंबा नहीं करूँगा, क्योंकि अभी बताऊंगा फिर बाद में बताऊंगा, उससे अच्छा बाद में बता दूंगा, ठीक है। देख लो, Cl- आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अब ये वाला बता दो, संयोजकता इलेक्ट्रॉन पूछा, यानी कि बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन ये पूछा है, सीधा सीधी बात है। तो आपको पता है कि क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। कैसे? तो देख लो, क्लोरीन का आपका परमाणु संख्या 17 होता है, सीधा सीधी बात है। तो आपके पास K कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, L कक्ष में 8 हो गया, तो
तो 10 हो गया। अब m कक्ष में कितना आएगा आपका, इधर 10 और इधर 7, तब ना मिला के 17 होगा। तो लास्टली जो बाहरी कक्षा होता है उसका m होता है और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 होते हैं। तो ऑप्शन में तो यहाँ 7 दिख नहीं रहा है। तो भाई साहब क्या हम लोगों ने गलत बनाया? नहीं, हम लोगों ने सही बनाया है। किसके लिए? क्लोरीन के लिए। पर ऑप्शन में क्या, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? Cl माइनस। तो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था, याद करो, अगर माइनस होता है तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है और प्लस अगर होता है तो एक इलेक्ट्रॉन घट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें और एक्स्ट्रा आ जाएगा। ठीक है, अब जब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएगा तो यानी कि यहाँ पे 17 होता था क्लोरीन का, लेकिन Cl माइनस का कितना होगा, 18 होगा, तब ना उसका एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। सीधा सीधी बात है। तो यानी कि m कक्ष में इसका और एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तब ना इधर देख लो 8 8 16 और 2 18 होगा, तब ना Cl माइनस जितना ही उसके पास इलेक्ट्रॉन आएगा। तो इसीलिए m कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन इसको दिख गया, अब 8। ठीक है, तो इसीलिए आपके पास बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 26 नंबर के प्रश्न पर आते हैं कि परमाणु के बाहरी भाग में कौन से कण होते हैं। सबको पता है कि परमाणु के बाहरी भाग में इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और बाहरी साइड में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है नाभिक का। ठीक है, तो आपके पास ए नंबर ऑप्शन इलेक्ट्रॉन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। परमाणु की संरचना से संबंधित पहला मॉडल किसने दिया था? तो सबको पता है पहला मॉडल जे थॉमसन ने दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा था, ये लिखा है यहाँ पे, रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल के लिए एक प्रयोग किया। उस प्रयोग में उन्होंने क्या उपयोग किया था? तो भाई साहब उन्होंने सोने की पतली पन्नी का उपयोग किया था। तो बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं रदरफोर्ड ने सोने की पन्नी पर कैसे कणों को टकराया था? तो भाई साहब रदरफोर्ड ने सोने की कणियों में सीधा सीधी में बोलो तो अल्फा कण गुजारा था। ठीक है, तो आपके पास बी नंबर ऑप्शन अल्फा कण करेक्ट हो जाएगा। चलिए अल्फा कण क्या होता है इसके बारे में थोड़ा देर बाद आप लोग खुद पढ़ोगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि अल्फा कण कैसे होते हैं। तो अल्फा कण देख लो, अभी मैंने बोला बाद में पढ़ोगे और आ गया क्वेश्चन। ये बेसिकली द्विआवेशित हीलियम कण होता है। बेसिकली हीलियम का ही डबल आवेशित वाला कण होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा कण बोलते हैं, और ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो ये नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है यहाँ पे अल्फा कण प्रोटॉन की तुलना में कैसे होते हैं। तो सबको पता है कि अल्फा कण जो होता है प्रोटॉन की तुलना में भारी होता है, क्योंकि अल्फा कण बेसिकली नाभिक से बनता है, यूं समझ लो। ठीक है, तो बाकी छोड़ो अभी। तो ये नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 32 नंबर के प्रश्न पर आते लिया कि अल्फा कण प्रकीर्णन से कौन से परिणाम मिलते हैं या फिर मिले। सीधा सीधी बात है। तो जब अल्फा कण को सोने की पतली पन्नियों से गुजारा गया तो देखा कि अधिकतर जो अल्फा कण है वो सीधे निकल गया। उसके बाद ये भी उन्होंने देखा कि कुछ अल्फा कण छोटे कोण के साथ, यानी कि जैसे कि मान लो अल्फा कण यहाँ पे मान लो कि सोना का पन्नी है, इस प्रकार से अल्फा कण गुजारा तो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का इस प्रकार से डाइवर्ट हुआ, हल्का हल्का कुछ ऐसे सीधे पार हो गया, और कुछ एक आध या फिर बोलो कि एक दो ही ऐसे थे जो क्या कर रहे थे कि कण वापस लौट गए, यानी कि सोने का पन्नी है, इस प्रकार से कण का एकदम उसी डायरेक्शन में वापस आ गया। ठीक है, तो ये तीनों ही उन्होंने देखा था कि अधिकतर सीधे पार हो गए, कुछ छोटे से कण में फिर बोलो कि एंगल में डिफ्लेक्ट हुए, और साथ ही साथ क्या हुआ कि कुछ एक आध या फिर एक दो ऐसे कण थे जो वापस उसी डायरेक्शन में आ गए, यानी कि ये तीनों का तीनों हुआ था, यानी कि डी नंबर में उपयोग सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट प्रश्न पर आते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव का। नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से कितना गुना होता है। तो ये 10 की पावर में 5 जो होता है, यानी कि 10 की घात में 5 इतना गुना छोटा होता है। सोच के देख लो, जो नाभिक होता है उसकी त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से इतना 10 के पावर में आपका 5 घात, ठीक है ना, इतना होता है। ठीक है, 10 के पावर में 5 होता है। तो यानी कि ए नंबर का ऑप्शन में जो दिख रहा है आपके पास ये करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए कुछ हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो देख लो सब्जेक्टिव प्रश्न में हमारे पास सबसे पहला प्रश्न आ गया, लिखा है यहाँ पे थॉमसन ने अपने परमाणु मॉडल के आधार पर किन तथ्यों को प्रस्तुत किया। ठीक है, प्रस्तावित किया या प्रस्तुत किया, सीधी बात है। ये जो थॉमसन ने अपना परमाणु मॉडल दिया था उसमें क्या क्या कहा था। तो अभी मोटा मोटी आप लोग समझ लो, इस प्रकार क्वेश्चन अगर 2 नंबर में है तो आप लोग इस प्रकार से लिखिएगा, बाकी अगर 4 नंबर या 5 नंबर में है तो थोड़ा बढ़ा के लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए आपको बढ़ा के लिखने के लिए आपको बुक रीड करना पड़ेगा। देख लो, परमाणु धनावेशित गोले का बना होता है, इन्होंने कहा था, और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन इसमें धंसे होते, सीधा सीधी बात है। और साथ ही साथ इन्होंने कहा था कि ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, इसलिए परमाणु विद्युत रूप से क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। चूंकि उनका कहने का तात्पर्य यह था कि परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। फिर सीधा सीधी मैं बोलूँ कि जितना उस परमाणु में नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही आपका पॉजिटिव चार्ज भी होता है, जिस कारण से एक दूसरे को कैंसिल कर उसको विद्युत रूप से, फिर वो लोग इलेक्ट्रिकल रूप से उसको क्या बना देते हैं, उदासीन, न्यूट्रल बना देते हैं। तो यही चीज उन्होंने कहा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बनते हैं, जिसको इंग्लिश में पढ़ना वो बच्चा पढ़ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ पे लिखा है कि बोर और बरी नामक वैज्ञानिक ने परमाणुओं के विभिन्न कक्षाओं में
इलेक्ट्रॉनों के वितरण के लिए कौन से नियम प्रस्तुत किए? देखो ये क्वेश्चन आ गया ना आपके पास, यानी कि जो बोर और बरी नामक जो वैज्ञानिक थे, ये दो वैज्ञानिक थे, ठीक है, इन्होंने किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों के विभिन्न कक्षाओं में वितरण का नियम दिया उसको आपको समझाने बोल रहा है। तो देखो परमाणु के विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण के लिए बोर और बरी ने कुछ नियम प्रस्तुत किए हैं, जिसे बोर बरी स्कीम, देखो अभी मैंने बताया था, बोर बरी स्कीम के नाम से जाना जाता है। इस नियम के अनुसार, यानी इस नियम के अनुसार क्या होता है वैसा थोड़ा पढ़ लो, ठीक है। सबसे पहला नियम उन्होंने कहा था, ठीक है, क्या दिया था कि किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को सूत्र 2n² से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है, यानी किसी भी कक्षा में मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो आप लोग कैसे ज्ञात कर सकते हो? 2n² से ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। जहां यहाँ पे एक चीज छूटा हुआ है, जहां n लिख लीजिएगा, जहां n इन कक्षाओं की संख्या, ये n क्या है यहाँ पे, जहाँ पे जो ये जो 2n² है, यहाँ पे जो n है वो क्या है? कक्षाओं की संख्या या फिर ऊर्जा स्तर है। हाँ, कक्षाओं की संख्या को ही ऊर्जा स्तर कहा जाता है। तो याद रखिए, कभी क्वेश्चन अगर आ जाए कक्षाओं की संख्या का दूसरा नाम क्या है तो ऊर्जा स्तर, याद रखिएगा बात, एनर्जी लेवल, ठीक है। इसीलिए इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या पहले कक्ष में, तो पहला कक्ष क्या होता है? K होता है, फिर L होता है, फिर M होता है, फिर N होता है, ठीक, इस प्रकार से चलता चला जाता है। तो पहला कक्ष K है, तो इसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? तो चूंकि पहला कक्ष है इसीलिए इसको पहला कक्ष यानी कि 1 है, 1 को ही ना पहला बोलते हैं, जैसे सीधी बात है। तो इसमें कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? तो फॉर्मूला में लगा लो 2n², तो यहाँ पे 2 का 2 रहेगा, n का वैल्यू कितना होगा? जितने कक्षों की संख्या है, तो कक्षों की संख्या क्या है? पहला, तो इसलिए n का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 1 × 2 2 ही हो जाएगा, यानी K कक्ष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लो। तो कोष में यानी कि K कक्ष में आपके पास 2 × 1 के पावर में 2 बराबर में आपके पास 2 हो जाएगा, सीधी सीधी बात है। तो दूसरे कक्ष में यानी कि L में कितना आ सकता है? तो इधर 2n², तो n का वैल्यू यहाँ 2 रखेंगे तो 2 का पावर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 4 और आगे में 2 है, तो 4 दूना 8 हो जाएगा। उसी प्रकार से m कक्ष में, चूंकि m तीसरा कक्ष इसलिए n का वैल्यू क्या रखेंगे? 3 रखेंगे, तो हो जाएगा 2 × 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और इंटू में 2, तो 9 दूना 18, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और साथ ही साथ अगर n कक्ष की निकाले तो n चूंकि 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 को 2 से गुना करो यानी 32 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग 2n² का फॉर्मूला का उपयोग करके निकाल सकते हो। यहाँ पे n क्या है बस देख लेना, अगर k बोले तो 1 होगा, l बोले तो 2 होगा, m बोले तो 3 होगा, n बोले तो क्या हो जाएगा आपके पास 4 हो जाएगा, o बोले तो 5 हो जाएगा, सीधी सीधी बात है। और इस प्रकार से बढ़ता चला जाएगा। नेक्स्ट उन्होंने कहा था कि सबसे बाहरी कक्ष में या फिर कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है, यानी आपके पास कितनों भी इलेक्ट्रॉन रहे, 1000 2000 ऐसे तो ऐसा होता नहीं है, ठीक है, परंतु समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ मोटा मोटे, ठीक है, कितनों भी इलेक्ट्रॉन रहे बाहरी कक्षा में, चाहे वो बाहरी कक्षा n हो चाहे आपका m हो, आपको पता है कि आपके पास जो n कक्ष है उसमें आपका 18 इलेक्ट्रॉन लेता है, सॉरी 32 इलेक्ट्रॉन लेता है। तो आपके पास अगर n अगर बाहरी कक्षा है ना किसी परमाणु का, तो उसमें आप लोग 32 इलेक्ट्रॉन नहीं डाल सकते, उसमें आपको 8 ही डाल सकते हो, यानी कि बाहरी कक्षा में सिर्फ आप 8 ही डाल सकते हो, ठीक, याद रखिएगा बात। इसी ये बात कहा था। और क्या कहा था उन्होंने कि किसी परमाणु के दिए गए कोष में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते जब तक कि उससे पहले वाले भीतरी कक्ष पूर्ण रूप से भर नहीं जाता। इससे स्पष्ट होता है कि कक्षाएं क्रमानुसार भरती है। जैसे अगर मान लो अगर आप लोग कहीं पे खाना खाने के लिए जाते हो और आप लोग जमीन में पंक्ति में इस प्रकार से बैठते हो, तो जब भाई साहब जो चावल वाला आपको जब चावल परोसने के लिए आता है, तो जो आपके पहले वाला बच्चा होता है उसको जब तक वो देगा तब तक कि उसको मन ना भर जाए, उसके बाद आपको देगा, फिर उसके बाद आपके बाद वाला को देगा, फिर उसके बाद वाला को देगा। ऐसा तो नहीं होता है कि एक चावल इसको दिया फिर आपको एक चावल दिया, फिर ऐसा नहीं ना होता है, वो पहले एक को कंप्लीट करेगा फिर जाके दूसरे को देगा। तो इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन भी, जैसे कि मान लो किसी परमाणु में K, L और M 3 कक्ष है, तो K में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू 2n², तो इसमें आपका 2 इलेक्ट्रॉन जब तक नहीं भरेगा ये L कक्ष में नहीं जा सकता, और L में 8 इलेक्ट्रॉन ले सकता, 8 जब तक नहीं भरेगा तब तक ये आपका M कक्ष में नहीं जा सकता। आपको पता है कि M कक्ष में 18 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो जब तक ये 18 नहीं भरेगा आपका N कक्ष में नहीं जा सकता, और अगर N कक्ष लास्ट है तो आप लोग उसमें 8 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो, ठीक है, इस प्रकार से। और इसी कारण से इससे पता चलता है कि भाई साहब जो कक्षाएं होती है वो क्रमानुसार, यानी कि जो एनर्जी लेवल होता है, जो ऊर्जा स्तर होता है, ये क्रमानुसार भरता है। पहले K भरेगा, फिर L भरेगा, फिर M भरेगा। ऐसा नहीं कि L में 2 दे दिए, M में आपका 1 ही दे दिए, आपके LM N में आपका मान लो कि आपने 3 दे दिया, ऐसा नहीं होता, आपको क्रमानुसार भर के जाना पड़ेगा और फुल भर के जाना पड़ेगा। ये चीज यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है।
देखो जैसे कि मैंने बोला था, आ गया क्वेश्चन, उदाहरण के साथ व्याख्या कीजिए, यानी कि आपको बताना है कि परमाणु संख्या क्या है, उदाहरण भी देना है, द्रव्यमान संख्या क्या है आपको बताना है, समस्थानिक क्या है, संभारिक क्या है, सब सभी को बताना है, साथ ही साथ एग्जाम्पल के साथ, और साथ ही साथ समस्थानिकों के कोई दो उपयोग लिखे, यानी कि समस्थानिक का क्या क्या उपयोग होता है दैनिक जीवन में, उसका कोई दो उपयोग लिखने को बोला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले परमाणु संख्या क्या देख लो। एक तत्व की परमाणु संख्या नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या के बराबर होता है, यानी किसी तत्व का, किसी परमाणु का कितना आपका परमाणु संख्या होगा उसको किस पे डिपेंड करता है कि उसके नाभिक में कितने प्रोटॉन है। अभी मैंने थोड़ा देर पहले आपको बताया था। ठीक है, इसे जेड द्वारा दर्शाया जाता है, यानी कि बड़ा मैंने कैपिटल जेड से इसको दर्शाया जाता है, किसको, परमाणु संख्या को, एटॉमिक नंबर को। ठीक है, हाइड्रोजन, जैसे कि आप उदाहरण देख लो, हाइड्रोजन के केवल हाइड्रोजन के लिए जेड बराबर 1 है, क्योंकि इसकी परमाणु संख्या क्या है, 1 है। ठीक है, क्योंकि भाई साहब हाइड्रोजन के परमाणु में या फिर बोलो कि नाभिक में आपका एक ही प्रोटॉन उपस्थित होता है, जिस कारण से इसका जेड 1 है, सीधा सीधी बात है। उसी प्रकार से अगर बात करें सोडियम का, तो सोडियम के परमाणु में आपका देखा जाए तो 11 प्रोटॉन पाया जाता है, जिस कारण से इसका जेड क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर हो जाएगा आपके पास, कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब परमाणु द्रव्यमान या फिर बोलो कि द्रव्यमान संख्या के बारे में जानते हैं, एटॉमिक नंबर के बारे में, सॉरी एटॉमिक मास के बारे में। ठीक है, देखा कि एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। आपको पता है कि किसी भी परमाणु के, फिर बोलो कि किसी भी तत्व के नाभिक में आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मौजूद होता है, तो पूरा परमाणु का कितना भार है, वो पूरा भार उसके नाभिक पे डिपेंड करता है। और चूंकि नाभिक किसमें क्या होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, तो कुल मिलाकर उसका जो भार होगा किस पे डिपेंड करेगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पर। तो जितने भी नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं उन दोनों को जोड़ दो तो वो परमाणु द्रव्यमान उसका निकल जाएगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी कारण से देख लो, उदाहरण आपका दिया कि कार्बन का जो द्रव्यमान होता है वो 12 होता है, और चूंकि परमाणु द्रव्यमान को जैसे कि 12 है उसका, तो जैसे कि किसी चीज में यूनिट लगाया जाता है, जैसे कि मान लो आपको अगर मान लो कि आटा लेना है तो कैसे लोगे, 2 केजी आटा, तो पीछे जो आप लोगों ने केजी लगाया वो क्या एक प्रकार का यूनिट है। उसी प्रकार से परमाणु का जो द्रव्यमान होता है उसको भी एक यूनिट दिया जाता है, जिसको हम लोग यू बोलते हैं। यानी जो भी उसका द्रव्यमान आप लोग बोलो कि उसका द्रव्यमान 12 है, 65 है, 64 है, जो भी बोलो, तो वो बोलने के साथ साथ पीछे में जैसे केजी लगता है आटा लेते समय, उसी प्रकार से इसमें आपको लोग को यू लगाना पड़ेगा। तो आपके पास कार्बन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 12 यू हो जाएगा, सीधे सीधे याद रखिएगा। तो 12 यू क्यों होता है, क्योंकि इसके जो नाभिक होता है उसमें आपके पास 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होता है, तो दोनों को जोड़ दो तो 12 हो जाएगा। ठीक है, और कोई जरूरी नहीं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर ही होगा, याद रखिए बात। हाँ, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। ठीक है, याद रखिए बात। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ देख लो, जो द्रव्यमान संख्या होता है वो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होता है। अब इसे मैं आपको मस्त चीज बताता हूं, देख लो। आपको पता है कि जो परमाणु जो आपके पास देख लो यहाँ पे, जो आपके पास न्यूट्रॉनों की संख्या होगी, अगर आपको कभी निकालना होगा तो आप लोग क्या करना कि प्रोटॉन की संख्या को इधर भेज देना, तो आपके पास क्या बन जाएगा, द्रव्यमान संख्या माइनस का प्रोटॉनों की संख्या। अगर किसी क्वेश्चन में अगर आपके पास द्रव्यमान दिया हुआ है और उसकी प्रोटॉनों की संख्या, फिर बोले कि परमाणु द्रव्यमान दिया हुआ है, क्योंकि परमाणु अगर संख्या दिया हुआ है, तो आप लोग क्या करना कि द्रव्यमान संख्या को परमाणु संख्या से घटा देना, आपका न्यूट्रॉनों की संख्या निकल जाएगी, सीधी सीधी बात है। तो चीज आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब देखो इसी प्रकार देख लो, सोडियम का जो द्रव्यमान होता है सबको पता है कि 23 यू होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि देख लो, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि भाई साहब पता है कि जो आपके पास सोडियम होता है उसके जो नाभिक होता है उसमें आपके पास 11 प्रोटॉन होता है और 12 न्यूट्रॉन होता है। देख लो, प्रोटॉन न्यूट्रॉन अलग है ना, मैंने बोला था ना, जरूरी नहीं कि दोनों सेम होगा। ठीक है, तो भाई साहब इसीलिए दोनों को जोड़ देगा तो 23 निकल गया, तो 23 यू होता है आपके पास सोडियम का। ठीक है, उसी प्रकार से थोड़ा सा बात कर लेते हैं समस्थानिक क्या होता है। मान लो कोई एक तत्व है, उसे लिखा है कि एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाता है। यानी मान लो कोई एक ऐसा तत्व है, ठीक है, जिसका परमाणु संख्या तो समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, तो वो क्या कहलाता है, समस्थानिक कहलाता है। ठीक है, तो इसी तरह से एक एग्जांपल देख लो, जैसे कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग याद रखिएगा। एक आपके पास प्रोटियम, एक होता है आपके पास ड्यूटेरियम और एक होता है आपके पास ट्रिटियम। ठीक है, तो ये दोनों याद रखिएगा। प्रोटियम जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं H11, इसका देख सकते हो नीचे आपके पास परमाणु संख्या होता है, ऊपर में परमाणु द्रव्यमान होता है। उसी प्रकार से जो ड्यूटेरियम होता है इसमें देख लो H12 है, फिर बोले कि 21 है, तो जो आपके पास देख सकते हो ऊपर वाला 2 हो गया, ये जबकि इस प्रोटियम में 1 था, यानी कि ऊपर वाला क्या होता है, द्रव्यमान संख्या होता है। देख लो द्रव्यमान बदल रहा है, इसमें 1 है, इसमें 2 है और इसमें 3 है, ट्रिटियम में 3 है, जबकि परमाणु संख्या जो कि नीचे होता है देख लो यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, यानी परमाणु संख्या समान है। तो ये सब हाइड्रोजन के तीनों समस्थानिक याद रख लीजिएगा। उसी प्रकार से देख लो कि यहाँ पे जो आपके पास कार्बन होता है, कार्बन के 2 समस्थानिक, जैसे कि देख लो आपके पास C12 6 है, यहाँ पे देख सकते हो द्रव्यमान संख्या 12 और यहाँ पे 14, द्रव्यमान अलग है लेकिन परमाणु संख्या देख लो दोनों में 6 है।
आप थोड़ा सा संभारिक की बात करते देख लो। संभारिक विभिन्न तत्वों के वे परमाणु हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है लेकिन परमाणु संख्या भिन्न होता है। जिस प्रकार से समस्थानिक में भी हम लोगों ने ऊपर में पढ़ा था, उसमें परमाणु संख्या समान होता था लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होता था। संभारिक में जस्ट उल्टा है, इसमें द्रव्यमान संख्या समान होता है लेकिन परमाणु संख्या भिन्न होता है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लो उदाहरण के तौर पर देखोगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे जो कैल्शियम होता है, जो Ca होता है, और जो आर्गन होता है, इन दोनों की अगर मैं बात करूं तो इन दोनों का परमाणु संख्या अलग है। कैल्शियम आपको पता है 20 होता है, जो आपके पास आर्गन होता है उसका 18 होता है। लेकिन अगर इन दोनों की अगर मैं परमाणु द्रव्यमान की मैं बात करूं, एटॉमिक मास की मैं बात करूं, तो इन दोनों का 40 होता है। तो देख लो, इसीलिए बोला जाता है कि जो कैल्शियम और आर्गन होता है ये दोनों के आपस में संभारिक है। ठीक है, अब थोड़ा सा समस्थानिकों के कुछ दो उपयोग के बारे में जान लेते हैं। तो देख लो, समस्थानिक के दो उपयोग क्या है, जो कि अभी एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया था इसी से। ठीक है, जो कि आपको 2 नंबर में है, फिलहाल 1 नंबर वाला पढ़ते हैं। या कि कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। तो जो कैंसर होता है, जो कि आपको पता है जो बहुत ही भयावह बीमारी है, तो इस बीमारी के उपचार के लिए एक कोबाल्ट जो आपके पास CO, जिसको हम लोग दिखाते हैं CO से। ठीक है, ये सर्कल ऑफिसर की बात नहीं चल रही है, ठीक है, CO की बात चल रही है। बेसिकली एक प्रकार का एलिमेंट होता है, तो ये कोबाल्ट का एक समस्थानिक होता है। ठीक है, और इस समस्थानिक का ही उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। ठीक है, और अभी हम लोगों ने थोड़ा देर पहले पढ़ा था कि देख लो 2 नंबर में कि यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग, जिसको हम लोग बोले थे U-235, इसी को बोला जाता है यूरेनियम के एक समस्थानिक, यानी कि U-235 एक यूरेनियम का समस्थानिक है। ठीक है, इसका उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में होता है। अभी हम लोगों ने थोड़ा देर पहले क्वेश्चन किया था। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को कर लिया। यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा हुआ है, आप लोग चाहो तो पढ़ सकते हो। ठीक है, और आई होप कि मेरा एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आएगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। साथ ही साथ जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करो यार, ताकि वो भी पढ़ ले। ठीक है, अकेले अकेले कितना पढ़ोगे। ठीक है, और भी मैं आपको वीडियो दूंगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। 10 क्लास का तो SST का वीडियो बन ही रहा है, 8 क्लास का भी आपको लगातार वीडियो मिलेगा। ठीक है, 10 क्लास का भी मिल ही रहा है, और 9 क्लास का भी मिल ही रहा है। आपको जल्दी अब 12 क्लास का भी ऑब्जेक्टिव मिलेगा। ठीक है, तो अपने भाई बहन बंधु जितने सबको यहाँ पे बुला लो प्रीतम अकेडमी में। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।